ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अभी आप लोग? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और आप लोगों का रमज़ानुल मुबारक बड़ा अच्छा जा रहा होगा। अ, तो आज मैंने डिसाइड किया आज का जो लेक्चर है वो 4.2 की एक्सरसाइज से रिलेटेड उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो लास्ट लेक्चर में थ्योरी हमने स्टडी की थी उसको भी थोड़ा सा रिवाइज उसका जस्ट एक रिमाइंडर पहले डिस्कस कर लें। ओके, फर्स्ट डेफिनेशन जो इस सेक्शन में हमने रीड आउट की थी 4.2 सेक्शन में कांग्रुएंट वाले में, दैट वाज अ डेफिनेशन ऑफ अ कांग्रुएंट ऑफ टू इंटीजर्स अंडर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। तो वो डेफिनेशन आपको पता है, a कांग्रुएंट टू b mod n होता है अगर n divides a minus b हो, where n is a fixed positive integer and a b are any two integers. yani you can also say that if and only if a congruent to b mod n, if and only if n divides their difference. तो ये अगर a congruent to b mod n हो तो b congruent to a mod n होता है। ये हम आगे नेक्स्ट थ्योरम 4.2 में प्रूफ करेंगे। तो ये 4.1 थ्योरम में ये जो है एक श्योरिटी मिलती है कि कब दो इंटीजर्स ए और बी कांग्रुएंट होंगे अंडर मॉड्यूलो एन। तो ये थ्योरम इस जो हम अभी मैंने बात की है उसको डिस्क्राइब करता है कि अगर ए और बी दोनों सेम रिमाइंडर छोड़ें जब उनको एन पे डिवाइड किया जाए तो फिर वो कांग्रुएंट होंगे। ये इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है, ए कांग्रुएंट टू बी mod n if and only if when n divides a b then remainder is same। तो ये थ्योरम प्रूफ भी मैंने करवाया था पिछले लेक्चर में। तो आज जस्ट इसका रीलुक मैं चाह रहा था, इसका देखते चलें और फिर एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज मैंने कहा था कि ये आप लोगों ने खुद से करनी है बिकॉज दीज आर वेरी सिंपल प्रॉपर्टीज। द फर्स्ट इज अ रिफ्लेक्सिव के शो करें कि ए कांग्रुएंट टू ए mod n होता है। तो चूंकि ए ये कैसे प्रूफ होगा, अगर इन दोनों के डिफरेंस को n डिवाइड कर गया तो ये कांग्रुएंट हो जाएंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस चूंकि जीरो हो जाता है, a minus a zero and n divides zero, this implies they are congruent and this is a symmetric property। if a congruent to b mod n, this implies b congruent to a mod n। तो ये a माइनस बी को जब डिवाइड करेगा तो फिर b माइनस ए को भी तो करेगा, तो इसलिए ये b congruent to a mod n भी हो जाएगा। तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी होल्ड करके। ओके, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। इफ a congruent to b mod n and b congruent to c mod n then a must be congruent to c mod n। तो ये आप प्रूफ कर सकते हैं पहले इसको लेके कि अगर a congruent to b mod n है तो n डिवाइड करेगा a माइनस b को, यानी n लिखा जा सकता है a माइनस b इंटू सम t where t is any integer, और ये b माइनस c इक्वल टू n टाइम्स, यहाँ पे t1 ले लें इधर और इधर ले लें b माइनस सी इक्वल्स टू n टाइम्स t2। तो इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके आप ये शो कर सकते हैं कि a कांग्रुएंट टू c, यानी इन दोनों a और c का इधर से डिफरेंस निकाल लें और देखेंगे कि वो भी n उसको भी डिवाइड करेगा। ओके, ये नेक्स्ट ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्योंकि इन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम अपनी एक्सरसाइजेस को सोल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है a congruent to b mod n एंड c congruent to d mod n। अगर ये दो इक्वेशंस आपके पास हो तो फिर इन दोनों इक्वेशंस को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो भी होल्ड करता है, यानी या सम किया जाए, यानी a प्लस सी congruent टू b प्लस d mod n होगा और a c congruent टू बी डी mod n होगा। तो ये भी आप इन दोनों इक्वेशनों को पहले लिख लें, यहाँ से जो दो इक्वेशनें बनती हैं, और फिर आप ये इक्वेशनें प्रूव कर सकते हैं। ओके, दिस प्रॉपर्टी है आपके पास कि अगर a congruent टू b mod n हो
तो फिर अगर कोई नंबर आप दोनों तरफ ऐड करें या मल्टीप्लाई करें तो वो भी कांग्रुएंट टू एन हो जाएगा, मॉड्यूलो एन हो जाएगा, यानी ए प्लस सी कांग्रुएंट टू बी प्लस सी मोड एन और ए सी कांग्रुएंट टू बी सी मोड एन। ओके, ये नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी आर वेरी इंपॉर्टेंट वन कि अगर ए कांग्रुएंट टू बी मोड एन हो तो दोनों की पावर्स जितनी मर्जी ले लो वेयर के इज एनी, जो है आप पावर ले लें तो फिर भी वो एनी पॉजिटिव इंटीजर के तो आप वो भी आपके पास कांग्रुएंट मॉड्यूलो एन हो जाएंगे। ओके, ये जो नेक्स्ट थ्योरम है इस अगर आप प्रॉपर्टी नंबर 5 को देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर A कांग्रुएंट टू B mod n हो तो फिर C से अगर मल्टीप्लाई करें तो वो भी कांग्रुएंट टू मॉड्यूलो n हो जाता है। क्या इसका रिवर्स ट्रू है या नहीं है, यानी अगर A C कांग्रुएंट टू B C mod n हो तो क्या हम C को कैंसिल कर सकते हैं? तो आंसर इज दैट नो। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 इंटू 4 कांग्रुएंट टू 2 इंटू 1 mod 6 होता है, ये डी की जगह पे 6 ले लें तो क्योंकि ये आपके पास आ जाता है 8 और ये 2 बन जाता है तो 8 माइनस 2 को 6 डिवाइड करता है, सॉरी ये डी की जगह पे 6 है। लेकिन अगर 2 कैंसिल कर दें तो फिर 4 कांग्रुएंट टू 1 mod 6 रहता है या नहीं रहता है, तो आंसर इज दैट नो बिकॉज देयर डिफरेंस इज 3 एंड 6 कैन नॉट डिवाइड 3। तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। इस जो 5 नंबर में जो ये जो सेकंड वाली है कि ए सी कांग्रुएंट टू बी सी mod n हो तो सी को क्या कैंसिल कर सकते हैं, द आंसर इज दैट नो। तो ये कब इसका कन्वर्स ट्रू करेगा, क्या कंडीशन लगा दें कि कन्वर्स ट्रू कर जाए, तो उसमें ये थ्योरम नंबर 3 सामने आता है कि अगर ये हो देन फिर क्या करना पड़ेगा, अगर c को कैंसिल करें तो d पे डिवाइड करना पड़ेगा n को, वेयर d इज अ जीसीडी ऑफ c और n। c का और n का जीसीडी निकाल लें और उस पे n को साथ डिवाइड कर दें तो फिर a और b कांग्रुएंट हो सकते हैं। तो ये उसका रिवर्स जो है इस केस में ट्रू होगा। अब नीचे क्रोलरी है इसी थ्योरम की कि आप देखें अगर जीसीडी दोनों का 1 हो जाता है सी का और एन का तो फिर आप सिंपली ए कांग्रुएंट टू बी mod n लिख सकते हैं। और दूसरी बात है कि अगर आपके पास कोई प्राइम नंबर आ जाए n की जगह पे और p जो है वो उस प्राइम नंबर को p जो है c को डिवाइड ना करे, तो p चूंकि प्राइम नंबर है और c को अगर ये डिवाइड नहीं करता तो फिर c तो प्राइम p को डिवाइड कर ही नहीं ना सकता। तो फिर क्या हो जाएगा, चूंकि इन दोनों का जीसीडी 1 हो जाएगा और फिर आप इस तरह ए कांग्रुएंट टू बी mod p लिख सकते हैं। तो ये क्रोलरी थी इसका डिस्कशन। अब पेज नंबर 2 में कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, प्रॉब्लम नंबर 1 है एक्सरसाइज 4.22 की। ओके, its A part is that if A congruent to B mod n and m divides n, then A congruent to B mod m also। तो इसको आप यूज कर सकते हैं जो पहली दो कंडीशंस गिवन है। यू नो इफ A congruent to B mod n then n must divides A minus B। और इसको यूटिलाइज कर लें कि m divides m n एंड यू नो इफ m divides n and n divides A minus B तो फिर m जो है बाय ट्रांजिटिवली डिवाइड कर जाएगा। ये डिवीजन में हमने डिवीजन जो हमने डिविजिबिलिटी पढ़ी थी उसमें ट्रांजिटिव लॉ होल्ड करता है कि if m divides n and n divides A minus B then m divides A minus B, so this implies A and B are congruent under modulo m, so this is proved। Okay, the second part is that if A congruent to B mod n and C greater than 0 then you can multiply C with all these three elements। तो ये भी आप इसको यूज करके प्रूव कर सकते हैं। you know if A congruent to B mod n then you can write A minus B as a t time n where t is any integer
and now you can multiply this equation by C, because you want to see CA congruent to CB, then you must show that CN divides their difference. So that's why I multiply here with C. Okay, so this CA minus CB equals to NTC. From this equation you can write that, you can look, NC divides this difference. So this difference is congruent to each other under modulo NC. And now in C part, if A congruent to B mod n and all A, B, n divisible by D where D is greater than 0, then A over D is congruent to B over D under modulo N over D. You can use this equation, that A congruent to B mod n, then you can write A minus B as n times T, where T is any integer. You can write here, I forgot, T is any integer. Here you can write that T, where just wait, okay, where this T is any integer. यहाँ पर ऐसा ही लिखा जा रहा है, तो आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड दैट दिस मीन, आप मैथमेटिशियंस हैं, आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे. दिस T belongs to Z. Okay, the next is that okay, now what's happened? Okay, and अब इस इक्वेशन को आप डिवाइड कर सकते हैं D पे, एंड A ओवर D माइनस B ओवर D. अब ये और यहाँ पर भी N ओवर D, एंड ऊपर आपने यहाँ पर ये स्टडी किया है कि ऑल A, B, N आर डिविजिबल बाई D, यानी इन सब को अगर डिवाइड करें तो आपके पास एक इंटीजर ही आता है. तो दिस यू कैन राइट. So this implies A over D is congruent to B over D under modulo N over D. Okay, the question number 2 is that give an example if A square is congruent to B square mod N, then not necessarily that A is congruent to B mod N. यानी अगर A square congruent है B square mod N के, तो जरूरी नहीं है A congruent to B mod N भी हो. तो ये आप जस्ट इसको थोड़ा सा अगर अंडरस्टैंड करें तो आप इन्फिनिटली मैनी एग्जांपल्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. इसमें जस्ट एक थोड़ी सी सेंस यूज करने की बात है जो आपने पीछे डेफिनेशंस की है, तो आप इन्फिनिटली मैनी एग्जांपल्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं. बहरहाल एक एग्जांपल चाहिए थी, तो आई गिव दिस एग्जांपल. 49 is congruent to 25 mod n because n divide 3 divides their difference, but their square root, which is 7 and this is 5, their difference is 2 and 3 does not divides 2. So this is a counter example. Okay, the problem number 3 is that if A congruent to B mod n, then the GCD of AN and the GCD of BN is same. So okay, the solution is that you just can let the GCD of AN is D, इसका GCD N सपोज कर लें, और अब आपने शो करना है कि इसका GCD भी N है. तो क्या क्या शो करना पड़ता है GCD के लिए, तो कि बी N का GCD भी D हो. तो पहले तो हमने शो करना है कि D इन दोनों को डिवाइड करे, और दूसरा पॉइंट क्या होता है कि अगर कोई और नंबर ग्रेटर देन 0 जो है इनको अगर डिवाइड करे तो वो फिर इस D से लेस हो,
यानी वो डी को भी डिवाइड करे। तो ये हमने सपोज कर लिया कि ए और एन का जीसीडी जो है वो डी है। इस इक्वेशन को यूज करें कि ए कांग्रुएंट टू बी मोड एन हो, तो आप लिख सकते हैं ए माइनस बी इनटू एन टाइम्स इक्वल्स टू एन टाइम्स टी वेयर टी इज एनी इंटीजर। और अब इस जीसीडी को यूज कर लें कि अगर ए और एन का जीसीडी डी है तो फिर डी इन दोनों को डिवाइड भी करेगा। तो अगर डिवाइड करेगा तो यू कैन राइट ए एज डी यू वन एंड डी एन एज डी यू टू वेयर यू वन एंड यू टू एनी टू इंटीजर्स। Okay, now substitute these two values of n and a in this equation number 1। इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके यहाँ से b को अगर आप सॉल्व करें तो b कैन बी रिटन एज d टाइम्स u1 प्लस u2 इनटू t। सो d डिवाइड्स b। अब d n को भी डिवाइड पहले ही कर रहा था, d b को भी डिवाइड कर गया, तो पहले ही हमने जो है पॉइंट प्रूफ कर लिया। अब क्या प्रूफ करना है कि सपोज कर लें कि अगर c इन दोनों को डिवाइड करता है तो फिर c जो है वो d को भी डिवाइड करेगा। सपोज ग्रेटर देन c नंबर डिवाइड्स b और n, देन वी विल शो दैट c आल्सो डिवाइड्स d या c इज लेसर इक्वल टू d। सिंस c जो है वो b को भी डिवाइड करता है और n को भी करता है, इन इक्वेशंस को लिख लें c v1 c v2 where v1 and v2 and integers। और ये दो वैल्यूज जो b और n की हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करें तो c a को भी डिवाइड कर जाएगा, और जब c a को भी डिवाइड कर जाएगा तो c n को तो पहले ही डिवाइड कर रहा है, c a को भी डिवाइड कर रहा है, c b को भी डिवाइड कर रहा है, बट जो gcd है a और n का वो d है, तो इट्स मीन कि फिर c मस्ट बी लेस देन d या c डिवाइड्स d। तो चूंकि वो तो हमने पहले सपोज किया हुआ था ना कि डी जी सी डी है इन दोनों का, तो इन दोनों को अगर कोई भी और नंबर डिवाइड करेगा तो वो फिर डी से मस्ट बी लेस और या डी को डिवाइड करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द रिमाइंडर्स ए पार्ट उसका कि 2 पावर 50 एंड 41 पावर 50 65 एंड डिवाइड्स बाय 7 कि जब 2 पावर 50 को 7 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, और जब 41 पावर 65 को 7 पे डिवाइड करें तो फिर रिमाइंडर क्या आएगा। ओके, फर्स्ट लुक दिस 2 पावर 50, तो इट्स जस्ट यू कैन कंसीडर ये 2 की पावर स्टार लेना शुरू कर दी, यानी 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 जो है वो 7 के नज़दीक आ जाती है ज़्यादा, यानी 2 की पावर 3 जो है वो 8 आ जाता है, और 8 को जब 7 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 बचता है। तो 2 पावर 3 को लिख सकते हैं कांग्रुएंट टू 1 mod 7। ये जस्ट ये यहाँ से हिंट आपको ये मिलता है कि आप 2 की पावर लेते चले जाएं और जो 7 के करीब आती है वहां पर आप स्टॉप करें और उसको फिर 7 पे डिवाइड करें। तो 2 पावर 3 कांग्रुएंट टू 1 mod 7 आ गया यहाँ से। और नेक्स्ट आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपने 2 पावर 50 तक जाना है तो पावर 16 ले लें, क्योंकि 17 लेंगे तो वो आगे चली जाएगी, इसलिए हम 16 तक जाते हैं। ओके, 16 आप 17 भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको कोई और फार्मूला यूज करना पड़ेगा, एक प्रॉपर्टी पीछे हम जो हमने पढ़ी है उनमें से कोई यूज करनी पड़ेगी इसके अलावा। ओके, 2 पावर 3 की पावर 16 लें, दोनों तरफ पावर 16 ले ली, ये हम ले सकते हैं क्योंकि ये हमने रूल पढ़ा है कि कांग्रुएंट टू बी मोड एन हो तो दोनों तरफ कोई भी के पावर ले सकते हैं वेयर के इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, सो दिस 2 पावर 48 हो गया और ये आपके पास अगेन 1, तो अभी भी 2 पावर जो है वो 2 पावर 2 रहती है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पर 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर इसको ज़रा करेक्ट कर लें, यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड्स 2 पावर 2, इधर भी 2 पावर 2 आ गई और इधर भी 2 पावर 2 आ गई। अब ये जो है आपका 2 पावर 50 हो जाएगा और ये 2 पावर 4 हो जाएगा। ओके, एंड फिर रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास, सॉरी 2 पावर 4 नहीं, ये आपका इधर आपका 2 पावर 2 अगर लें
अगेन उसी तरह राइटिंग आ रही है। तो ये 2 पावर 2 बचेगा इधर, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 पावर 4। तो ये 4 आपके पास यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा। अंडरस्टैंड? इसको आप लोग जरा करेक्ट कर लीजिएगा ओरिजिनल फाइल में, यानी यहां पर आ जाएगा 4। ओके जी। अब नेक्स्ट इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं। ये इसका बी पार्ट है। 41 की पावर हमने 65 तक जाना था, तो 41 को ही पहले ले लें, 7 पे डिवाइड करें तो आपके पास 42 आता है, तो एक ज़्यादा हो गया तो उसको माइनस कर दें। तो 41, क्योंकि इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे 41 माइनस इंटू -1 तो 42 आ जाएगा, 7 उसको डिवाइड कर दें। अब अगेन ये वाला रूल यूज़ करें, तो दोनों तरफ पावर 65 ले लें तो आपके पास इधर -1 आ जाएगा, तो -1 रिमाइंडर बच गया। ओके, द बी पार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग वन, कि आपके पास अगर इस तरह की कोई टर्म लिखी है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, इस टर्म को जब 4 पे डिवाइड करें, यानी 1 पावर 5, 2 पावर 5 अप टू 100 पावर 5 डिवाइड बाई 4। इसको जब आप डिवाइड सम करें और फिर डिवाइड करें 4 पे, तो जो रिमाइंडर आए वो आपने बताना है। यानी इस टर्म का, ये जो आपके पास टर्म आ रही है, इसको 4 पे डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो बताना है। तो आई यूज दिस टेक्निक कि यहाँ पे पहले इवन नंबर्स को देख लें कि जो इवन नंबर्स हैं उनको लिखा जा सकता है 2 पावर n, और यहाँ पर इवन कितने यूज हो रहे हैं, n1 से लेके 50 तक लें तो ये वाले इवन नंबर यूज हो रहे हैं। और नेक्स्ट 2 की पावर जो है 5, 2 पावर n की पावर 5 को लिख सकते हैं, यानी कोई भी आपके पास इवन है ना यहाँ पर नंबर, उसके बाद चूंकि यहाँ पर 5 लिया तो पावर 5 लें तो ये 32 n पावर 5 बचता है। तो 32 चूंकि डिविजिबल है 4 का, तो इसलिए कांग्रुएंट टू 0 मोड 4 आ जाएगा। तो अब ये वाली जो आपके पास टर्म थी, टोटल ये जो टर्म थी, इसमें से इवन नंबर्स तो क्या हो गए, कांग्रुएंट टू 0 मोड 4 हो गए। वो जितने भी इवन नंबर्स आए वो हमने फिर खत्म कर दिए, क्योंकि वो सारे ही 0 हो गए। तो ऑड नंबर्स जस्ट बच गए हमारे पास। अब ऑड नंबर्स के बारे में भी हमने रीड आउट किया हुआ है कि ऑड नंबर्स या तो 4k+1 की फॉर्म का होता है या 4k+2 की फॉर्म का होता है, 4k+3 की फॉर्म का होता है। अगर तो इवन ऑड नंबर 4k+1 की फॉर्म का है, तो 4k+1 को लिख सकते हैं कांग्रुएंट टू 1 mod 4, क्योंकि 4k जो है ये 4 का मल्टीपल है, ये 0 हो जाएगा तो 1 बच जाएगा। और फिर इसकी पावर अगर 5 ऊपर लें, क्योंकि हमें पावर 5 साथ चाहिए, तो वो पावर 5 दोनों तरफ ले लें, तो 1 की पावर 5 आपको पता है वो 1 नहीं आ जाएगी। इसी तरह अगर 4k+3 है, तो 4k तो डिविजिबल है 4 का, तो रिमाइंडर आपके पास जस्ट 3 बच जाएगा। और फिर दोनों तरफ पावर ले लें आप 5, तो 3 की पावर 5 आपको पता है 243 होती है। 243 को लिखा जा सकता है 240+3, और ये जो 240 है ये तो 4 का मल्टीपल है, ये 0 हो गया, तो 3 रिमाइंडर बच गया अंडर मॉड्यूलो 4 में। अब टोटल टर्म्स आपके पास कौन सी बची थी इधर, ऑड टर्म्स, उनमें से कुछ 4k+1 टाइप की हैं और कुछ 4k+3 टाइप की हैं। जो 4k+1 टाइप की हैं उनमें रिमाइंडर 1 बचेगा, और जो 4k+3 टाइप की हैं उनमें रिमाइंडर 3 बचेगा। ये टोटल टर्म्स हैं आपके पास 50। क्योंकि 50 तो इवन वाली थी वो 0 हो गई, ये 50 बची। अब इन 50 में से 25 वो वाली हैं जिनमें जो 4k+1 टाइप की हैं, और 25 वो वाली हैं जो 4k+3 टाइप की हैं, क्योंकि 1 जो है ये 4k+1 टाइप का है जब k को 0 रखेंगे, और ये 3 जो है ये 4k+3 टाइप का है जब k को 0 रखेंगे। तो ये 25 4k+1 टाइप की हैं और 25 ही 4k+3 टाइप के हैं। इसका मतलब है 25 आपके पास 1 1 1 आएंगे और 25 ही 3 3 3 आएंगे। तो 1 1 वाले 25 ऐड कर लें तो 3 वाले भी 25 ऐड कर लें, तो ये आपके पास बन जाता है टोटल 100, और 100 इज अ डिविजिबल बाई 4, सो रिमाइंडर आपके पास 0। तो दिस इज आंसर दैट रिमाइंडर विल बी 0। ओके, सोल्व, ये मैंने पहले 4 क्वेश्चंस किए हैं। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आपके पास बची है
उसको आप लोगों ने खुद से प्रिपेयर करना है, ट्राई करना है। अभी लेक्चर ये आप पहले रीड कर लें, ये है 25 मिनट का ये जो है। तो 25 मिनट के बाद यानी 10 पूरे 11 बजे में आप लोगों को, ये आप सुन लें, आपके पास 40 मिनट है। कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें। 11 बजे फिर जो नेक्स्ट है एक्सरसाइज, उसको आप लोग ट्राई कर सोल्व करना स्टार्ट करें और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।